लास्ट टर्न पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की इनइक्वालिटी देख ली थी और साथ में मैंने आपको एनएफ मेथड बताया था। ठीक है, उसी एनएफ मेथड पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, हाँ क्वेश्चन क्या है, अरे कहाँ है क्वेश्चन, हाँ ये रहा क्वेश्चन। इफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तीनों की बात हो रही है, आर इन एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है ये, आर इन एचपी, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आर, इनकी वैल्यूज क्या होगी, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालोगे मतलब पूरे एक्स की वैल्यू निकाल लोगे आप, दोनों का सम ही मिलता है आपको एक्स। ठीक है, तो एचपी में दे रखे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, आओ देखते हैं। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये तीन टर्म एचपी में है। आपको पता है अगर ये तीन टर्म एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल एपी में होगा, मतलब 1/x, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये किसके अंदर है आपका एपी के अंदर। और एपी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एचपी की डायरेक्ट प्रॉपर्टी आप लगा लेते कि बीच वाले का ट्वाइस बाकी दोनों के सम के बराबर होगा, तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू आपका 1/x प्लस में 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब अगर आपको दिख रहा हो तो ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये एक ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है जिसके अंदर x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तीनों किसके अंदर आ गए हैं, डिनोमिनेटर के अंदर आ गए हैं। तीनों किसमें आ गए, डिनोमिनेटर के अंदर आ गए। यहां से फौरन एक बात पक्की हो जाएगी कि ना ये जीरो हो सकता है, ना ये जीरो हो सकता है, ना ये जीरो हो सकता है, क्योंकि तीनों डिनोमिनेटर में है। अगर ये तीनों ही जीरो नहीं हो सकते, x जीरो नहीं हो सकता, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर जीरो नहीं हो रहा है इसका मतलब x की वैल्यू 0 से 1 में लाई नहीं कर सकती, और फ्रैक्शनल पार्ट डिनोमिनेटर में आया इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब x इंटीजर नहीं हो सकता। बात की बात है, अभी तो मैं इसे एनएफ मेथड से निकाल रहा हूं, हम इसका डोमेन देख के क्या क्या वैल्यू, पहले तो वैल्यू निकाल रहा हूं, वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहले वैल्यू निकाल के लाते हैं, तो 2/n लिख लूं, 2/n इज इक्वल टू यहां पर 1/n प्लस एफ प्लस में 1/f, ये हो जाएगा यहां पर। ठीक है, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, मतलब पहले एलसीएम ले लेंगे, 2/n इज इक्वल टू यहां पर आएगा आपका f प्लस n प्लस f अपॉन यहां पर आ गया आपके पास f के साथ n प्लस f। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, n को उधर मल्टीप्लाई कर दूं, आपके पास निकल कर आ जाएगा यहां पर 2fn प्लस में 2f स्क्वायर इज इक्वल टू nf प्लस n स्क्वायर प्लस nf। ये क्या हो गया, अरे ये f और f 2f बनाता, ये 2f अगर आपका n से मल्टीप्लाई होगा तो ये f n से मल्टीप्लाई होगा तो nf, ये f n से मल्टीप्लाई होगा तो nf, दो बार आ गया nf, मैं इसे काट रहा हूं nf को, यहां से आपका कुछ वैल्यू निकल कर आ गई है। अगर यहां से बात देखी जाए तो आपका जो f स्क्वायर है वो बराबर हो गया n स्क्वायर बाई 2 के। ये f को क्यों अलग कर रहे हो, आपको पता है f को क्यों अलग किया जा रहा है, कि f की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 में लाई करती है, उसको आप अगर n के टर्म्स में लिखोगे तो n की उस वाली वैल्यू को 0 से 1 में लाई करवा दोगे, उससे n निकाल लोगे। हम स्टेप्स लिख चुके हैं, इसका मतलब f जो है आपका वो बराबर है प्लस माइनस n बाई रूट 2 के। वो हो गया क्या, बिल्कुल स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस ही तो लगेगा। तो आप तो बोलोगे सर जो f जो होता है ना, f वो तो फ्रैक्शनल पार्ट है, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो तब डिपेंड करेगा कि n की क्या वैल्यू है, कि माइनस साइन से थोड़ी बता देंगे कि वो नेगेटिव है। मान लो n की वैल्यू आपका जो इंटीजर था -2 आ गया, -2 के बाहर अगर माइनस लगा हुआ तो पॉजिटिव नंबर है, तो अभी तो पता नहीं है ना, तो f की ये दो वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस n बाई रूट 2। अब f की दो वैल्यू आ गई, f की दो वैल्यू आए चाहे तीन वैल्यू आए, f हमेशा कहां रहता है भाई, 0 से 1 के बीच में। एक f की वैल्यू क्या है आपका, n बाई रूट 2, 0 से लेकर 1 के बीच में। एक क्या है, माइनस n बाई रूट 2, कहां से कहां रहेगी, 0 से 1 के बीच में। f की दोनों वैल्यूज पुट कर दें, या तो ये होगा या वो होगा, और लगेगा इंटरसेक्शन क्यों नहीं होगा। f की जो दो वैल्यू आई थी आप बोलोगे f इज आइदर n बाई रूट 2 और माइनस n बाई रूट 2, अगर वो n बाई रूट 2 होगा तो भी f स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई 2 को सेटिस्फाई करेगा, और लगता है उसमें, तो दोनों कंडीशन के बीच में और लगा हुआ है, यूनियन लगा हुआ है। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल के लाएंगे, n आपका 0 से लेकर रूट 2 के बीच में है। ठीक है, आपको ऐसा इंटीजर सोचना है जो 0 और रूट 2 के बीच में आ रहा है, आपको पता है कि n की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, रूट 2 से पहले 1 पड़ता है ना। उधर देखा जाए, उधर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इधर आ गया -1, इधर आ गया n बाई रूट 2 और इधर आ गया 0।
√2 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ आया -√2, यहाँ आया n और यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, तो n की वैल्यू आपके पास क्या क्या आ गई, एक -1 और एक 0। यूनियन है, यूनियन है, n की 3 वैल्यू आपको लग रही होंगी, एक 0 आ रही है, एक 1 आ रही है, एक -1 आ रही है। ठीक है, मैं आपको यही बता दूं, 0 वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते, ये वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते ये वाली वैल्यू, 0 वाली वैल्यू क्यों नहीं ले सकते? 0 वाली वैल्यू इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपकी जो इक्वेशन थी जिसमें आपको HP निकालनी थी, कहां गई इक्वेशन, ये, उसके अंदर n डिनोमिनेटर में बैठा था, तो अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो इधर इनफाइनाइट बन जाएगा, और आपको पता है डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट हम कभी नहीं चाहते। आप क्लियरली मना कर दोगे, क्लियरली मना कर दोगे। तो n की वैल्यू क्या क्या आ गई आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, n की वैल्यू आ गया 1 या -1। अच्छा, f² की वैल्यू किसके बराबर थी, वो थी n²/2 के बराबर। ठीक है, तो f² की जो वैल्यू हो गई आपके पास वो n² मतलब 1/2 के बराबर। तो f की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2 के बराबर। क्यों नेगेटिव क्यों नहीं लिया, या फिर छोड़ो, जब आप f पहले ही निकाल चुके थे ±n/√2, मैं तो क्या कह रहा हूं कि उसी से करते हैं, आपको दोबारा मैं क्यों स्क्वायर करवाऊं। f निकाल चुके थे हम, हाँ बिल्कुल निकाल चुके थे, f = n/√2 आया था एक, और f = -n/√2 आया था। इस केस में इसी केस को सॉल्व करके n की वैल्यू 1 लाए थे, आपने 1 पुट कर दी तो f की वैल्यू 1/√2, और इस केस को सॉल्व करके आप n की वैल्यू -1 लाए थे तो f की वैल्यू कितनी है, यहां से भी 1/√2। दोनों ही केस में आपका f कितना आ गया, 1/√2। तो f आपका हो गया 1/√2 और n क्या हो गया आपके पास, +-1। दोनों वैल्यूज n हो गया +-1 और f कितना हो गया आपके पास 1/√2। दोनों ही केस में f आपको 1/√2 आ रहा होता है, वो नेगेटिव वैसे भी नहीं आता, फ्रैक्शनल पार्ट है, नेगेटिव तो आता नहीं कि -1/√2 आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। प्रॉब्लम तो नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इतनी बात में तकलीफ नहीं है मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा बात इसमें होगी नहीं। इससे ज्यादा बात है क्या अपने फ्रैक्शनल पार्ट में, कुछ नहीं है इससे ज्यादा। बाकी सारी जो छोटी मोटी रेंज निकालने के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे आपके रेंज के अंदर। इसमें रेंज निकालने के भी छोटे मोटे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो अभी नहीं करना हमको। अब मैं आपके अगले टॉपिक पर आता हूं। इसके अंदर जो टॉपिक आपने शायद सुना ना हो, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। टॉपिक ये नहीं है, ये तो बेसिक सी चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, टॉपिक तो आपका है नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ जीरोज, सॉरी नंबर ऑफ जीरोज है आपको, पावर और जीरोज ऐसे कुछ है। तो कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा क्या चीज होती है, देखना। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, क्योंकि अब शायद लॉग में वो चीज पढ़ाई नहीं आती। केमिस्ट्री में मेनली जब लॉग टेबल दिखा करते थे ना, तो लॉग टेबल देखने में आपको ये पता होना चाहिए था कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटिसा क्या है। ठीक है, जैसे मैं जनरल बात लिख दूं कि आपका x = आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, x को ऐसे लिख सकते हो, किसी भी नंबर को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट के सम में लिख सकते हो। तो अगर आपके पास लॉग आ गया कभी, लॉग x, तो आपको पता है लॉग की रेंज होती है सारे रियल नंबर, तो ये सारे रियल नंबर लेगा। ये अगर ये कोई सा भी रियल नंबर है तो इसको आप, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, भाई अगर ये रियल नंबर है तो आपको पता है इसमें कोई इंटीजर पार्ट होगा और कोई फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो इंटीजर पार्ट को अलग कर लिया और फ्रैक्शनल पार्ट को आपने अलग कर लिया, log x। तो ये हो गया इंटीजर पार्ट, वो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। उसके अंदर जो ये इंटीजर पार्ट है लॉग के अंदर, लॉग की वैल्यू में, जैसे आपको अगर वैल्यू याद हो तो log 2 की वैल्यू मेरे ख्याल से 0.6331 होती है क्या, ऐसी कुछ होती है शायद। ठीक है, 0.6331, या वो ई बेस पर होती है, खैर वो जो भी है। ठीक है, तो log की कुछ वैल्यू आई, उसके अंदर इंटीजर कितना है आपका 0 है और आपका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 3331। तो log की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आती है ना, x की जगह कोई वैल्यू पुट करोगे आप तो log की कुछ वैल्यू निकलेगी, उसमें इंटीजर पार्ट होगा। वो जो इंटीजर पार्ट होता है उसका वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये कहलाता है मैंटिसा। अच्छा, इतनी सी बात है, हाँ इतनी सी बात है अभी तो, कि ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक, वो वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका मैंटिसा। अच्छा, क्या करें, इसका नाम लिख कर आ सकता है बस कि कैरेक्टरिस्टिक कितना है और
मैंटिसा कितना है। जैसे क्वेश्चन तो छोटा सा कि log x टू द बेस 10 की वैल्यू आपके पास माइनस में 2.39 है, log की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इन मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक इन मैंटिसा निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक अपने आप में क्या चीज होती है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x टू द बेस 10 होगी। ठीक है, इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2.39 है। ठीक है, मतलब कि वो -3 है कैरेक्टरिस्टिक। और मैंटिसा के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो मैंटिसा आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x टू द बेस 10, फ्रैक्शनल पार्ट को बोलते हैं log के। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट माइनस में 2.39 का, और नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट आपको पता है 1 माइनस डेसिमल पार्ट, 1 माइनस 0.39 मतलब कितना 0.61। ये बेसिक सी चीज होती है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। क्यों पढ़ रहे हैं इसको, एक क्या बेकार की चीज है, अभी आते हैं उस पर, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, वैल्यूज ऑफ n की वैल्यूज इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n to the base 3 is 3। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n to the base 3, अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 आ रहा है, ये बोला कि n की इंटीग्रल वैल्यूज बताओ। अच्छा, n की इंटीग्रल वैल्यूज बताओ कब, जब कैरेक्टरिस्टिक इस log का 3 आ रहा है। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक तो किसी भी log का क्या होता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो इंटीजर वैल्यू आनी थी, आपने फौरन लिख दिया अच्छा कैरेक्टरिस्टिक इसका, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। अगर ये 3 आ रहा है, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 3 आ रही है, आपको n निकालना है ना, तो पहले तो log बाहर निकालोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर से। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 3 आ रहा है, तो अंदर वाला जरूर 3 से 4 के बीच में रहा होगा। तो आपको पता है log n टू द बेस 3 जरूर आपका कहां से कहां रहा होगा, 3 से 4 के बीच में, तभी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 निकला है। आपने ये log हटाया, ये log हटाओगे 3 इधर भी जाएगा और उधर भी जाएगा, दोनों अलग अलग इनइक्वालिटी है, दोनों तरफ पास ऑन होगी बेस, तो n इधर रह जाएगा, इधर क्या आएगा आपका 3 की पावर में 3, इधर क्या आएगा 3 की पावर में 4। ये तो दोनों नंबर इधर लिखे थे पावर में चले गए, और ये 3 इधर चला गया। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि बेस जो है वो 1 से बड़ा है कि नहीं। बेस आपका 1 से बड़ा, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा। बेस अगर 1 से छोटा हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता। तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 27 से लेकर 84 के बीच में। कितनी इंटीग्रल, अरे 84 नहीं 81, कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं 27 से 81 के बीच में, सबट्रैक्ट कर दें। 81 माइनस 27 कितना आता है, 81 माइनस 27 करके, अरे 54 वैल्यूज आएंगी। आपको 1 वगैरह ऐड, अरे आपको पता है ना कि अगर एक दोनों तरफ में अगर एक साइड इंक्लूडेड है तो कोई ऐड सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों साइड आपकी इंक्लूडेड नहीं है, यहां पर भी इक्वल टू नहीं होता है, तब आप क्या करते, एक सबट्रैक्ट करते। अगर दोनों साइड इंक्लूड होती तो एक ऐड करते, +1 करते या -1 करते। ठीक है, इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं। आप काउंटिंग अगर नहीं आ रही है तो मैं आपको समझा दूं, ये 27 से लेकर इंटीजर वैल्यूज में 80 तक की गिनती है। ठीक है, कितने नंबर आएंगे अब आप गिन लो एपी बना के उसको जैसे चाहो। n इज इक्वल टू l माइनस 1, अरे करवाई होगे 80 माइनस 27 अपॉन d कितना है इसका 1 + 1 एपी बना के। सर 80 पे क्यों रुक दिया, 80 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 80 तो होता है। तो यहां पर डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन क्यों हुआ, कि मैंने आपको बता रहा हूं इंटीजर निकालते हो, अरे आपको पता है ये सब बात है, क्यों सीक्वेंस सीरीज पढ़ चुके हो पूरी दोबारा में, मैं तो अगला क्वेश्चन, लेट log n to the base 3 is equal to alpha 1 plus beta 1 and log n to the base 5 is equal to alpha 2 plus beta 2। ठीक है, log की वैल्यू दो चीजों का सम, log की वैल्यू दो चीजों का सम। ठीक है, वेयर alpha 1 comma alpha 2 belongs to integer, बिल्कुल सही है, and beta 1 comma beta 2 ये दोनों belongs to 0 to 1। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ
नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ अल्फा 1 इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है इसमें। लॉग की वैल्यू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 के बराबर, लॉग की वैल्यू दो चीजों का सम, उस लॉग की वैल्यू भी दो चीजों का सम, उन दो चीजों में जो अल्फा 1 और अल्फा 2 है वो इंटीजर है, और बीटा 1 और बीटा 2 को आपको ध्यान से देखना है, वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और जो भी नंबर इस इंटरवल में लाई कर रहा है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, डेसिमल नंबर होता है, वो डेसिमल नंबर होता है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। और अगर लॉग को दो चीजों के सम में लिखा गया है कि एक इंटीजर है और एक डेसिमल पार्ट है, इसका मतलब वो इंटीजर वाली चीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, और ये डेसिमल वाली चीज क्या है, वो मैंटिसा है। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के सम में लिखा हुआ है। हमें बीटा की रेंज दिख गई कि बीटा 0 से 1 में, अच्छा तो डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर होते ही आपको पता चल गया अच्छा ये डेसिमल नंबर है और वो इंटीजर है, इंटीजर प्लस डेसिमल लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। आपको फौरन यहां से एक बात समझ में आई कि अल्फा, अरे इतनी ताकत से नहीं लिखना था, कहां गए, क्या बात समझ में आई कि अल्फा 1 जो है वो आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग n टू द बेस 3। ये क्या है अपने आप में, ये कैरेक्टरिस्टिक है लॉग का। अल्फा 2 क्या है, अल्फा 2 आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में log n टू द बेस 5, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है लॉग का। अच्छा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है हमें इस लॉग का, बिल्कुल पता है, कैसे अल्फा 1 के बराबर है, और अल्फा 1 की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, 4 लिखा हुई है, बराबर लिख दो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में log n टू द बेस 3 इसकी वैल्यू है 4, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर log n टू द बेस 5 इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू, इसकी 4 दे रखी है, अल्फा 1 की वैल्यू 4 है और उसके अल्फा 2 की वैल्यू 2 दे रखी है। ये कैसे पता चला, आपको यही सोचना है कि ये कैसे पता चला, बस लॉग दो चीजों के सम में दे रखा था, उसमें एक इंटीजर प्लस डेसिमल पार्ट, इंटीजर प्लस डेसिमल पार्ट। कोई भी नंबर अगर इंटीजर प्लस डेसिमल पार्ट में ब्रेक किया गया है, इसका मतलब इंटीजर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा और डेसिमल पार्ट उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है लॉग का वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, और कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है आपको, कैरेक्टरिस्टिक ऐसी तो लिखते हैं 4 के बराबर, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आपको सॉल्व करना है तो देखो, यहां से आपका अगर लॉग की वैल्यू 4, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 है, तो log n टू द बेस 3 कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, 4 से 5 के बीच में। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 है तो log n टू द बेस 5 उसके अंदर वाला 2 से लेकर 3 के बीच में। यहां से मैंने log हटाए 3 की पावर 4 n, और यहां पर 3 की पावर में 5। यहां से मैंने log हटाया, ये देखो 2 की, अरे 5 की पावर में 2, सॉरी 5 की पावर में 2 से n, और यहां 5 की पावर में 3। मतलब कि n जो है आपका, ये वाली चीज कह रही है दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, इंटरसेक्शन कि अल्फा 1 जो है वो 4 के बराबर है एंड अल्फा 2 जो है वो 2 के बराबर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों की गिवन वैल्यूज है। ये नहीं कि या तो ये हो जाए या वो हो जाए, या तो अल्फा 1 4 है या अल्फा 2 2 है, नहीं ऐसा नहीं है। अल्फा 1 4 और अल्फा 2 2 है, दोनों वैल्यू साथ में आ रही हैं, तो इंटरसेक्शन लेना है आपको। ये कितना निकल कर आएगा आपका 81, ये कितना निकल कर आएगा 243, ये कितना निकल कर आएगा 25, और ये कितना निकल कर आया 125। अब आपके लिए सिंपल टास्क है कि n की वैल्यू आपके पास देखो, ये आया 25, ये आया 81, ये आया 125 और ये आया 243। एक वैल्यू है आपकी 81 से लेकर 243 के बीच में, एक वैल्यू आपकी 25 से 125 के बीच में। आपको पता है आपकी n की वैल्यूज चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करें, वो 81 से 125 वाली है। आपको पता चल चुका है यहां से कि n असलियत में कहां से कहां लाई करता है, इंटरसेक्शन लेने पे n बिलोंग्स टू 81 टू 125। अगर वो 81 से 125 के बीच में लाई करता है तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज लेगा, तो आपको पता है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज जो है, इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी इधर 125 माइनस 81 करूंगा, कितनी आ जाएंगी 44। कितनी इंटीग्रल वैल्यूज लेगा ये 44। देख लो आराम से कि क्या किया हमने कि लॉग जो है दो चीजों के सम में दिया था, उसमें से एक इंटीजर था एक डेसिमल था। इंटीजर वाला था मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक था, कैरेक्टरिस्टिक लॉग की ग्रेटेस्ट इंटीजर होती है वो लिख ली। उससे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई किसी नंबर के बराबर है तो अंदर वाला जो नंबर होता है लॉग जो था आपकी बार, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग 4 के बराबर था तो लॉग 4 से 5 में रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। उससे दोनों सॉल्व कर लिया, इंटरसेक्शन ले लिया, एन की इंटीग्रल वैल्यूज निकाल ली, कोई तकलीफ की बात ही नहीं रही इसमें, सिंपल सी चीज थी, ठीक है। इतनी बातें मुझे लगता है कि अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, ये एक बात हो गई आपके पास। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में बात लिख ली, बस कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का हमको नाम जानना था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है अभी। उसमें जो टॉपिक आता है आपके पास जहाँ थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक का यूज है, वो नंबर ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ जीरोज। किसी भी नंबर में ये बताना नंबर ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, आप देखना ध्यान से, ये कितनी डिजिट आई आपके पास? 5 डिजिट्स। ठीक है, ये 5 डिजिट आई। मान लो कोई ऐसा नंबर होता, मान लो ये नंबर आपके पास 13 की पावर में 4 हो, मान लो ये नंबर 13 की पावर में 4, 13 की पावर में 4 तो ये आएगा ही नहीं, 13 की पावर में 6 हो, मान लो ये नंबर ऐसे। ठीक है, अब अगर ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं, अभी है नहीं वो, चलो मान लेते हैं, 13 की पावर में 6 के कितने डिजिट होंगे आपको नहीं पता। जब आप ओपन करके लिखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा 5 डिजिट का नंबर था, अभी तो पता नहीं है। हाँ, 5 की पावर 4 वगैरह आपको पता है, लेकिन ऐसे नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे बड़ी पावर का जो नंबर होता है ना, उसकी डिजिट नहीं पता आपको। लेकिन एक आपको मैं आपको दिखा रहा हूं कि कब आपको बड़ी पावर में पता चल जाता है कितने डिजिट है। जैसे 10 की पावर 3 लिखा है आपके सामने, तो देखो 1000 ही निकल कर आएगा, कितने डिजिट हुए? 4 डिजिट नंबर। बेसिक बात से समझ रहे हैं। ठीक है, 10 की पावर में अगर आपके पास 5 लिखा है, 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा? 6 डिजिट नंबर। इसका मतलब जितनी 10 की पावर है उसमें क्या ऐड कर दो? 1 ऐड कर दो, उतने डिजिट का नंबर। जितनी 10 की पावर होगी उतने 0 आएंगे और एक 1 आएगा। ठीक है, तो अगर किसी ने आपके सामने बड़ी पावर लगा दी, 10 की पावर में 31 या 10 की पावर में 31, तो 10 की पावर में 149 लगा दी आपने। ठीक है, तो आपको पता है कि कुछ भी हो जाए ये कितने आ जाएंगे? 10 की पावर में 149 का मतलब हो गया ये हो जाएंगे 150 डिजिट नंबर। देखो कितनी आसानी हुई बताने में। अगर मैंने 10 की पावर है 149 लगा दिया, 10 तो बहुत बड़ा नंबर था, अगर मैं 2 की पावर है 149 लगा दूं तो आपको बता दो कितने डिजिट का नंबर है क्या? 10 की पावर तो बता दिया आपने बहुत आसानी से 150। अगर आप इतना बड़ा नंबर बता सकते हो तो इससे छोटा नंबर बता सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बता सकते। ऐसे डायरेक्टली देख के तो नहीं बता सकते, और आप वैल्यू कोई निकालने तो जाएगा नहीं कि 2 की पावर 149 कितना बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो 10 की पावर 149, इसका मतलब है कि 10 की पावर में अगर हमारे पास नंबर लिखा हुआ हो तो हमारे लिए बहुत आसानी होती है नंबर ऑफ डिजिट बता पाना। 10 की पावर अगर लिखी हुई हो, देखो इतनी आसानी, 149 पावर तक बता दिया। ये अगर 2 की पावर लिखा हो तो 10, मैं तो कह रहा हूं 10 तो बड़ा है ना, 2 तो छोटा नंबर है। छोटे नंबर की इतनी बड़ी पावर लगा तो नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। ठीक है, अब सुनो 10 की पावर का फायदा। कोई भी नंबर को अगर 10 की पावर में ब्रेक किया जाए, देखना भाई कि अगर 10 की पावर में 3 आपका 1000 आ रहा है और 10 की पावर में 4 आपका 10,000 आ रहा है, 10,000, 4 बड़े बड़े जीरो लगा दूं, 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, ये एक 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर। एक बात बस आपको सोचनी है, ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है कि सबसे छोटा नंबर है? 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है कि सबसे बड़ा नंबर है? आपको पता है कि इस नंबर में से अगर मैंने 1 घटा दिया, 1 घटा दिया अगर मैंने, तो ये नंबर 4 डिजिट का रह जाएगा। इसका मतलब ये 5 डिजिट का जो पहला नंबर है जो 5 डिजिट नंबर बनता है, पहला नंबर है, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि जब 10 की पावर आप 4 लगाते हो तब जो नंबर बनता है वो 5 डिजिट का पहला नंबर बनता है, उससे पहले के सारे नंबर 4 डिजिट के रहते हैं। देख लो 10 की पावर 3 का। तो अगर कोई इनके बीच में आपके सामने 10 की पावर है मान लो 3.9 लगा दे, तो 3.9 पावर आपको नहीं पता 10 की कितना कितना आंसर देती। अब ये तो डिजिट पूछ रहे हैं आपसे, 3.9 पावर लगा के आपको पता है जब पावर 4 होती है तब 5 डिजिट का नंबर बनता है, और 5 डिजिट का भी कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं, पहला नंबर। इसका मतलब अगर 4 से कम होगी पावर तो जो नंबर आएगा वो 5 डिजिट का नहीं रहेगा। इसका मतलब ये जो नंबर रहेगा ये कितने का रह जाएगा? ये नंबर रह जाएगा 4 डिजिट का। इतनी बात में क्लैरिटी होनी चाहिए। 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का तो ये नंबर था, ये 3 थी 3.9 पे, तो अगर 3 पर 4 डिजिट का नंबर आ रहा था तो 3.9 पे तो बढ़ के 5 डिजिट का हो जाना चाहिए था। नहीं, 3 पावर 3 लगाने पर जो 4 डिजिट का नंबर आ रहा था वो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर था। और भी तो होते हैं 4 डिजिट के नंबर,
मान लो 10 की पावर में 3.9 लगाने के बाद अगर 8,974 आए निकल के, ये अभी 5 ये मान लो इसकी वैल्यू ये हो, मान लेते हैं ये अभी ये जो डिजिट आए निकल के, ये जो नंबर आया है इसके 4 ही तो डिजिट आए, इसके 5 डिजिट तक कब होते हैं? जब इसकी पावर 4 होती है। क्या इसकी पावर 4 है क्या? नहीं, 4 से तो छोटी, तो अभी 5 डिजिट का नहीं बना है। तो डेसिमल पावर में आपको कैसे देखना है ये मैं समझाना चाह रहा हूं। 10 की पावर में अगर आपके पास 99.6 लिखा हुआ है तो आपको पता है कि 10 की पावर में जो 100 होता वो आपको 101 डिजिट देता। 101, क्या ये 10 की पावर में 100 हुआ क्या? और 101 डिजिट का कौन सा नंबर देता? वो सबसे छोटा नंबर देता, सबसे पहला नंबर। तो 101 डिजिट का नंबर बनते ही जब 10 की पावर में 100 आता। क्या यहां 10 की पावर में 100 आ गया? क्या नहीं आया। इसका मतलब 101 डिजिट का नंबर नहीं बना। तो क्या बना होगा? 100 डिजिट का नंबर। ये नंबर कितने डिजिट का होगा? 100 डिजिट्स का। तो डेसिमल पावर में आपको कैसे देखना है ये वाली बात समझा रहा हूं मैं धीरे धीरे करके, कि ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। अगर पावर जरा सी भी कम हो गई तो नंबर 5 डिजिट का नहीं रहेगा। ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट। अगर पावर जरा सी भी कम कर दी, मैं 3.99999 लगा दिया, कितने ही 9 लगा दो उसके अंदर, ठीक है। अब वो 3.999 बहुत बार लगा दोगे तो आपको पता है 4 बन जाता है अप्रोक्सीमेट लेके, फिर आपको लगे 5 डिजिट हो गया, ठीक है। उसकी बात नहीं कर रहा मैं। 3 पॉइंट कितने ही पास ले जाओ आप 4 के, अगर 4 से छोटा नंबर आपने लगाया पावर में तो 5 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। इस बात में बस क्लैरिटी चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। इस एक बात से हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, वो नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए भी और नंबर ऑफ जीरोस के लिए भी। डिजिट कौन सी डिजिट बोली जाती है? और डेसिमल से पहले वाली डिजिट है। नंबर ऑफ डिजिट्स, ये नहीं कि सर 6 तो इधर दिख रही है, 4 उधर दिख रही है, 10 हो गई क्या? नहीं, डेसिमल से पहले पहले जो होती है उसको बोला जाता है कितने डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है डेसिमल से पहले पहले। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस किसे बोलते हैं? 27 पॉइंट। तो डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आने से पहले, डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आने से पहले जितने जीरो होते हैं उसे हम नंबर ऑफ जीरोस बोलते हैं। यहां पर हैं, इसको बोलते हैं क्या नंबर ऑफ जीरो? वो नहीं बोलते जो एंड में लगे होते हैं। अरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ी नंबर ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं कि कोई आपसे पूछ रहा है वो कि 100 फैक्टोरियल में बताओ कितने जीरो हैं, तो आप 100 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, 100 को 4 से डिवाइड कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, नहीं, ठीक है। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख रहे हो, वो नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस की बात, यहां पे जो फंक्शंस में नंबर ऑफ जीरोस की बात बोली गई वो ये बोला गया, क्या ये नहीं है सर जीरो? नहीं, ये भी जीरो की बात नहीं हो रही। किन जीरोस की बात हो रही है? जो डेसिमल के जस्ट बाद आए और पहले नॉन जीरो टर्म से पहले, ठीक है, आफ्टर डेसिमल, ठीक है। जीरोस किसको बोला जा रहा है? एंड बिफोर नॉन जीरो टर्म। अच्छा, मतलब कि अगर 2.00320057 अगर लिखा हो तो नंबर ऑफ जीरोस जो हैं आपके वो ये वाले दो होंगे, 2 जीरो, ये वाले दो नहीं काउंट होंगे, बिल्कुल नहीं काउंट होंगे। पहला नॉन जीरो टर्म आ गया, अब इसके बाद कोई सा भी जीरो आता रहे वो काउंट नहीं होगा। डेसिमल के बाद जीरो आते रहे आते रहे आते रहे और पहला नॉन जीरो टर्म आने से पहले जितने जीरो आएंगे वो कहलाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, वो कहलाएंगे नंबर ऑफ जीरो। ये डेफिनेशन होती है कि आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो टर्म, पहला नॉन जीरो नंबर जो आ जाएगा उससे पहले पहले के जितने जीरो होंगे वो नंबर ऑफ जीरोस कहलाते हैं। डिजिट्स कौन से होते हैं? डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो लिखे होते हैं, ठीक है। ये वाले नहीं होते नंबर ऑफ जीरोस, ये वाले नहीं होते नंबर ऑफ जीरोस। कौन से वाले होते हैं? सिर्फ ये वाले होते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम है, उसी पे आ रहा हूं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर में 100। 2 की पावर में 100 चढ़ा दिया, बहुत डिजिट बनेंगे। 2 की पावर में 10 चढ़ जाता है तो 4 डिजिट का नंबर हो जाता है। वो तो 10 चढ़ने पर होता है 4 डिजिट का नंबर, उसके बाद बहुत तेजी से होता है कि 2 की पावर में अगर आप 14 चढ़ा दोगे तो 5 डिजिट का बन जाएगा,
ठीक है, और 14 चढ़ाने के बाद अगर आप मेरे ख्याल से 17 18 चढ़ाओगे तो वो 6 डिजिट का बन जाएगा, फिर तो कम होते जाते हैं, बहुत डिजिट का नंबर बनकर आएगा ये। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट होंगे 2 की पावर 100 में, ये एक नेचुरल नंबर आएगा, आपको पता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, आपने अभी अभी सीखा कि सर नंबर ऑफ डिजिट्स बताना आसान रहता है जब पावर 10 की होती है। अगर क्या हम इस 2 की पावर को 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बस यही सीखना है, यहां पर यही सीखना है। क्या इस 2 की पावर को 10 की पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या बिल्कुल किया जा सकता है। लेट x इज इक्वल टू 2 की पावर में 100। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपसे कि इसको कन्वर्ट करना चाहिए। एक बात मैं आपको अभी लिखवा दूंगा, चलो x को ये मान लिया, इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, लॉग ले लो 10 बेस का, क्योंकि उस लॉग को हटाओगे तो 10 चला जाएगा उधर। ठीक है, तो x की वैल्यू ये हो गई, टेक लॉग बेस 10, बेस 10 का लॉग लगा दिया। लॉग लगाने से क्या होगा, आपका 10 बेस का ही लॉग क्यों लगा, क्योंकि आपको 10 की पावर में बांटना है। लेकिन सर यहां तो बेस में आ रहा है 10, पावर में कैसे जाएगा? अरे जब लॉग हटाऊंगा तब तो पावर में जाएगा ना। तो आपने लगा दिया log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 100 टाइम्स log 2 टू द बेस 10। 100 तो नीचे उतर आया, फिर आपको वैल्यू तो पता ही होंगी 10 बेस पे, log 2 टू द बेस 10, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ चुका, 0.3010। ठीक है, log 3 टू द बेस 10 कितनी वैल्यू होती है, 0.4771 होती है शायद। ठीक है, और log 5 टू द बेस 10, 4 की क्यों नहीं लिखवा रहे? अरे 4 की वैल्यू क्या होगी, यहां 4 आएगा तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 की वैल्यू लिखिए। और ऐसी 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू में कोई तकलीफ ही नहीं है। 5 की वैल्यू कितनी होगी, log 10/2 बेस 10 पर, और log 10 आपको पता है ये आर्ग्यूमेंट अगर डिवाइड हो गया तो वो 1 माइनस log 2 हो जाएगी। आर्ग्यूमेंट डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड क्या होगा, आर्ग्यूमेंट डिवाइड हो रहा है, यहां पर डिवाइड हो रहा है, आपको पता है log 10 माइनस log 2 लिख लेंगे, log 10 टू द बेस 10 1 बना देगा वो, उसकी वैल्यू आपको पता है। ऐसे करके 6 की निकाल लोगे, 6 क्या होगा 2 into 3, तो log 2 प्लस log 3 इन दोनों का सम, 7 तक हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब कर क्यों रहे हैं, अभी देखो ना क्या बात हो रही है, पर्पस क्या है सब करने के पीछे? पर्पस ये है कि इसको 10 की पावर में बनाना है। क्यों? अभी अभी देखा कि 10 की पावर में नंबर लिखा होता है, नंबर ऑफ डिजिट बताना आसान होता है। पर्पस लिख देता हूं, पर्पस कन्वर्ट इन पावर ऑफ 10, 10 की पावर में, क्यों? उसे नंबर ऑफ डिजिट बताना इजी। तो पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करने के लिए 100 लिखा था, आपने यहां पर 0.3010, आगे भी होता जरूरत ही नहीं पड़ेगी देखना कि 3010 क्या फिक्स वैल्यू होती नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और डेसिमल प्लेस तक जरूरत नहीं, 4 तक आपका काम चल जाएगा। 0.3010, अच्छा ये लिखा हुआ है। 100 अगर मल्टीप्लाई किया तो 30.10, इसका मतलब 10 लिखने का मतलब ये हुआ कि 1 पे 30.1 नहीं होगा, 0 का है, कोई और नॉन जीरो टर्म आ रहे होंगे, इसलिए उसे ऐसे लिख के चलते हैं 30.10, नहीं तो डेसिमल के बाद 0 लिखने का क्या मतलब है। 30.10 आ गया आपके पास, ये log x टू द बेस 10। ठीक, अब आपको पता है कि आपका जो x था वो 2 की पावर 100 के बराबर था, और यहां पे भी वही x लिखा हुआ है, अगर मैंने log हटाया तो 10 की पावर का नंबर आ जाएगा। अगर मैंने log हटाया तो x इज इक्वल टू 10 की पावर में 30.10। अरे ये क्या हो गया, x क्या था आपके पास, x ही तो 2 की पावर में 100 था। अच्छा, तो 2 की पावर में 100 को हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, क्यों कन्वर्ट कर रहा है, पर्पस क्या था, ये तो था पर्पस। और क्वेश्चन ने पूछा क्या था कि कितने डिजिट्स हैं, अब आप मुझे बताओ जरा, डिजिट बताओ। 30 लिखा हुआ है, आपको पता है अगर 10 की पावर 30 होता, मैं एक बात समझा दूंगा आपको फिर से, कि 10 की पावर 30 का मतलब कितने होते हैं आपके पास, 31 डिजिट्स। ठीक है, और 10 की पावर अगर 31 होता तो कितना होता, 32 डिजिट। आपको पता है 10 की पावर 31 लिखने पर 32 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आता, सबसे छोटा नंबर 1000 वाला। ठीक है, अगर 31 से जरा सी भी कम है पावर तो 32 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, कितने का बन जाएगा वो, 31 डिजिट का। तो ये वाला नंबर कितने का होगा, 31 डिजिट्स का। ये वाला नंबर कितने का होगा, 31 डिजिट्स। ठीक है, तो ये नंबर, ये मतलब x आपका, मतलब 2 की पावर 100 इज अ 31 डिजिट नंबर। ठीक है, ये अपने आप में 31 डिजिट नंबर हो गया। ये इसके अंदर क्या जरूरत
पढ़ी हमको, तो मेथड से क्या कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की मैं आपको समझाता हूँ कि log x टू द बेस 10 जो आया था आपके पास निकल कर, log x टू द बेस 10 जो नंबर था x, उसका जब आपने 10 बेस पर log लिया तो आया था 30.10, ठीक है। और नंबर ऑफ डिजिट्स जो थे इस टाइम पर, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू वो थे कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। लॉग का कैरेक्टरिस्टिक कितना है? लॉग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो कितना है? 30, 30 प्लस 1 31 डिजिट्स है। तो ये होता है नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस के फॉर्मूले में क्या है कि सेम तरीके से नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 का मॉड। मॉड क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक आती है ना, वो अपने आप में आपको पता है डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर होता है मेनली, वो डेसिमल नंबर ऐसा होता है, ऐसा डेसिमल नंबर होता है जिसके बाहर जीरो पड़ा हुआ होता है, सिर्फ ऐसा वाला एक से छोटा नंबर, जिसका हम निकालते हैं नंबर ऑफ जीरो। इस टाइप का नंबर होता है, क्योंकि अगर आपका यहां पर जीरो ना रहेगा, यहां पर डिजिट रह जाते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स निकल आते हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो 0.00 वाला मतलब वो एक से छोटा नंबर रहता है जनरली, उसके अंदर हम निकाल के लाते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक आती है ना, यहां पर वो नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि 10 की पावर माइनस में जाएगा, ये तो बड़े डेसिमल उधर ले आओगे माइनस पावर जाएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आती है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 तो कर दोगे, लेकिन उसके बाद मॉड लगाओगे, नहीं तो नंबर ऑफ डिजिट्स का साइन किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। अच्छा, इसको भी उसी एग्जाम्पल से देखा जा सकता है। जीरो जीरो वन, ये अपने आप में 10 की पावर में -3 है और 10 की पावर में -4 है। कितने जीरोज हैं यहाँ पर? यहाँ पर जीरोज हैं 2 और यहाँ पर जीरोज हैं 3, ये जीरोज लिखा है। वही सेम एग्जांपल दिखा रहा हूँ जैसे उसमें दिखाया था 10 की पावर वाला। अच्छा, अरे ये जीरोज लिखे हुए हैं, अगर ये जीरोज लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा है कि ये -3 में +1 करके मॉड लिया है, और यहाँ पर आपका -4 में +1 करके मॉड लिया है, ठीक है। इसका मतलब जितनी पावर निकल कर आई है आपकी, उसमें आपने 1 ऐड करके मॉड लिया है, ठीक है। वहां पर भी यही काम किया था, जितनी पावर थी 10 की, उसके अंदर क्या किया था? 1 ऐड किया था, पावर थी 1 ऐड किया था। अच्छा, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3 जीरो आने के बाद का सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है, ये 2 जीरो आने के बाद का सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। अगर पावर, तो अब भाई ये बात दोबारा समझाने की जरूरत मेरे ख्याल से तो है नहीं, आपके सामने क्वेश्चन ही देता हूं ना सीधे, हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं इसमें। नंबर ऑफ जीरोस, उससे ज्यादा समझोगे। नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, बिफोर नॉन जीरो, पूरी बात ही लिख दी है क्वेश्चन में, बिफोर नॉन जीरो डिजिट इन 2 की पावर है -100, 2 की पावर में -100। आपको पता है नंबर ऑफ जीरोस निकालना उसमें बहुत आसान है, पावर में 10 की पावर हो, 10 की पावर, ये 2 की पावर में माइनस था, वो देखो 10 की पावर में माइनस के नंबर थे, -3 -4, ये 2 की पावर में माइनस, इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना। सेम प्रोसेस लगाते हुए, सेम प्रोसेस आपने क्या किया कि लेट x इज इक्वल टू 2 की पावर में -100 लिखा, ठीक है। यहां पर आपने 10 बेस का लॉग ले, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -100 log 2 टू द बेस 10। आपको बताइए माइनस में 30.10 आ गया, क्यों? log 2 टू द बेस 10 0.3010 100 मल्टीप्लाई होगा, माइनस अपनी जगह, ठीक है। यहां पर कितना है? log x टू द बेस 10। आपको पता है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x टू द बेस 10। कैरेक्टरिस्टिक ये, अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक ये है तो आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आया आपका -31। नंबर ऑफ जीरोस कितना आया? कैरेक्टरिस्टिक +1, मतलब -31 + 1 का मॉड, कितने निकल कर आया आपके पास? 30 नंबर ऑफ जीरोस। कैरेक्टरिस्टिक कितना निकल कर आएगा? कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे -30.10 को -31, उसमें 1 ऐड करोगे, अगर 1 ऐड करोगे तो माइनस का 30 रह जाएगा, उस पर मॉड लगाओगे तो 30 निकल कर आएगा, मॉड लगाओगे 30 निकल कर आएगा, ठीक है। 30 जीरोस।
फिर वही बात देख लेना चाहो तो 10 की पावर में -30 आएगा, 10 की पावर में -31 आएगा। ठीक है, आपके कितने जीरो निकल कर आए? 30 जीरो निकल कर आए हैं। अच्छा, नंबर ऑफ डिजिट्स का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक +1। जब आप डिजिट निकालने जा रहे हो तो कैरेक्टरिस्टिक +1 से, जब आप निकालने जा रहे हो नंबर ऑफ जीरोस तो कैरेक्टरिस्टिक +1 का मॉड लेना है आपको। नंबर ऑफ डिजिट्स, उससे ज्यादा की चीजें नहीं है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5/3 की पावर में 100, 5/3 की पावर में 100। आपको पता है 5/3, सबसे पहले आपको देखना 5/3 एक से बड़ा नंबर है, इसके डिजिट निकलेंगे निकलेंगे। ठीक है, ये अपने आप में डेसिमल नंबर है, इस पे आप पावर चढ़ाते जाओगे डेसिमल ही नंबर निकलेगा, लेकिन डेसिमल से पहले वाले डिजिट पूछे जाते हैं। 1/3 से बड़ा है। आपको पता है, आपने x मान लिया, इसको x इज इक्वल टू, अरे लॉग तो बाद में लेंगे, x इज इक्वल टू 5/3 की पावर में 100। ठीक है, यहां पर आपके पास log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 100 टाइम्स log 5 टू द बेस 10 माइनस में log 3 टू द बेस 10। ये क्या लिख दिया? ये क्या लिख दिया? 100 ठीक है, log लगाओगे 100 उतर आएगा और ये log के अंदर 5/3 आ जाएगा। अगर आर्ग्यूमेंट डिवाइड हो रहा है 2 log का डिफरेंस। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसे 10/2 करोगे, मतलब 1 माइनस log 2 हो जाएगा। तो यहां पर 100 आया, यहां पर 1 माइनस log 2 टू द बेस 10 माइनस में ये कितना है 0.4771। ठीक है, और यहां पर 100 1 माइनस 0.3010 माइनस में 0.4771। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई होता हुआ। अब वो देखो ऐड कर लो इनको, 4771 और 3010 को जब आप ऐड करोगे तो 1877। ठीक, और 1 में से माइनस करोगे, मतलब इसमें से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 9122 तो 0.2219 आ गया, और 100 मल्टीप्लाई होगा तो 22.19। तो आपका log x टू द बेस 10 कितना आया 22.19। अगर ये 22.19 आ गया तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या चीज होती है? लॉग में अगर आप आंसर निकाल रहे हो, जिस नंबर को आपको लेना है, जिस नंबर की नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है, उस नंबर पे अगर आपने log 10 लगा दिया, लॉग में कन्वर्ट कर लिया, तो नंबर ऑफ डिजिट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आपका कैरेक्टरिस्टिक +1। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.19 + 1, मतलब कि 22 + 1 और 23। कितनी डिजिट का नंबर बनेगा? 23 डिजिट का। डायरेक्ट बात याद रखनी है आपसे कि कैरेक्टरिस्टिक +1 होती है नंबर ऑफ डिजिट्स, और कैरेक्टरिस्टिक +1 का मॉड होता है नंबर ऑफ जीरोस। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे कि जिस नंबर की आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालनी थी, उस नंबर पे जब आप 10 बेस का लॉग लगाओगे तो यहां पर कुछ लिखकर आ जाएगा, एक 22.19 कोई नंबर आ जाएगा, उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक लेना है +1, उस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक तो लॉग का ही होता है। इतनी बात तो मुझे लग रहा है कि आपको तकलीफ नहीं होगी। सिंपल सी चीज थी ये, इतना करके हम खुश हो जाते हैं इसमें, ये बस हमें ये करना आ गया इसमें। ठीक है, सेकंड में अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या खत्म किया हमने? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिस। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिस नंबर ऑफ जीरोस हो गए हमारे पास। मेरे ख्याल से ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में इससे ज्यादा कोई बात नहीं। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन करने ढूंढ कर इसके जहां भी मिल जाए। ठीक है, अच्छा, मेनली बात यह है कि फंक्शंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता फंक्शंस का जे एडवांस में। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा दिया है वो तो खैर कहीं भी आना मुश्किल है, कहीं भी आना। डोमेन वोमेन टाइप ऑफ फंक्शन तो बेसिक बताया जाए, बेसिक चीजें। हाँ, जो 12th वाला पार्ट है इसका कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, उससे जरूर आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो फंक्शन में जो चीजें आएंगी, जो जैसे इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा नहीं है, उसका एक फॉर्मूला, उस पर जे एडवांस भी पूछ, वो डिफरेंशिएशन की एक चीज पे जे एडवांस भी क्वेश्चन पूछ देता है, 2017 में पूछा है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का, वो टिपिकल होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर आपको मेनली एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं कि आप इन डेप्थ एक एक बात समझ पाओ, ये सारे फंक्शंस की, ये सारे कोई भी बात आपकी छूट ही ना रहे। आपको ग्राफ याद होना चाहिए, डोमेन रेंज याद होनी चाहिए, पूरे तरीके से सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट की, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी।
आगे आने वाली चीजों में। ठीक है, मेरे ख्याल से ये तो आपकी 2 क्लास वाली क्लास है। अब मैं अगला टॉपिक फिर नेक्स्ट में शुरू करता हूँ, ज्यादा लंबी ले लेंगे क्लास, छोटी हो रही है क्लास को, क्योंकि फिर अगर मैंने सिग्नम स्टार्ट कर दिया वो ज्यादा लंबी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में करते हैं उसको।